हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि मोशन इन टू डायमेंशन। आज की क्लास में हम हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं, इनको कवर अप करना है और कुछ क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी कवर करेंगे ताकि पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से विद क्वेश्चंस तैयार हो जाए। ठीक है, तो पिछले दो लेक्चर्स तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन के देख लिए होंगे, बिल्कुल उनको अच्छे से देख लेना, है ना। मैं ट्राई करती हूँ कि लेक्चर छोटा रहे और एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में कराती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी लेंथ तो आई जाती है ना। ओके, चलो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास एक पहला पॉइंट है कि फॉर द मैक्सिमम रेंज, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है और उसे एंगल थीटा जो है उसका वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री के साथ उसे थ्रो किया जाता है। जैसे कि अगर मैंने ये बॉल है और इसको मैंने इस तरह से वेलोसिटी दी और मैंने ये जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल से दी है, तो क्या होगा, तो फिर वो जब ये अपना प्रोजेक्टाइल कवर करेगी तो क्या होगा कि दिस विल बी द रेंज, जो कि मैक्सिमम रेंज होगी इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ। मतलब अगर तुम इस इनिशियल वेलोसिटी यू वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो चाहे तुम 30 डिग्री 60 डिग्री और भी एंगल्स हो सकते हैं कि 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना, और 70 डिग्री, इस तरह से कुछ भी किसी पे भी फेंक रहे हो। अगर इनमें से किसी पे भी फेंक रहे हो, मतलब ऑब्वियसली देखो, यहाँ ये इस लेवल पर 0 डिग्री एंगल हो गया, फिर इधर बढ़ते जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। दिस इज द 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री पे फेंक दोगे तो फिर तो ऊपर चला जाएगा ना, फिर तो प्रोजेक्टाइल का मतलब है ही नहीं। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि ये जो थीटा होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए हमारा एंगल थीटा। तो इनमें से ऐसे कौन सा वाला एंगल होना चाहिए जिसपे मैक्सिमम रेंज आए। तो थीटा जब 45 डिग्री होता है, तो व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, तो क्या होता है कि रेंज विल बी मैक्सिमम। तो ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है कि तो रेंज क्या आती है, हमारी मैक्सिमम आती है, रेंज विल बी मैक्सिमम। ठीक है, और किसी भी एंगल पर इतनी नहीं आती है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी सबसे ज्यादा किस पर आएगी, आर इक्वल जो थीटा होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है कि रेंज इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब बताओ, मैंने तुम्हें रेंज का फॉर्मूला क्या लिखाया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, ये मैंने बताया था। अब हम जानते हैं कि ये साइन 2 थीटा जो चीज है इसको हम क्या लिख सकते थे, टू टू साइन, टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते थे, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो मैंने किसको लिख दिया है, साइन 2 थीटा को। ठीक है, अब बात आती, इसको हटा देती हूँ एरो, फिर बाकी का ऑलरेडी भी यू स्क्वायर लगा हुआ था अपॉन जी। अब तुम देख सकते हो कि इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 में सेपरेटली लिख लू फिर u साइन थीटा। ये वाली बात मैंने तब भी बता दी थी जब मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ा रही थी। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो कि इतना पोर्शन ये क्या है, ये मेरी क्या है यू वाई, है ना। इतना पोर्शन ये क्या है यू एक्स। तो यू वाई और यू एक्स यानी कि यू वाई क्या है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या है वर्टिकल के अलाउ, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल के अलाउ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अलाउ, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो फिर अब क्या होगा कि हम इस आर को कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, अब तो इसका मतलब कई बार होता है कि एंगल हमें नहीं दिया होता है, तब हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया है, तो उसके टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखोगे तो क्या मिलता है, नेक्स्ट है कि इफ वी हैव द टू प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, हैविंग द सेम इनिशियल स्पीड एंड डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब तुम देख सकते हो मैंने स्पीड सेम बोली है, मतलब u की वैल्यू सेम होगी। तो देखो कैसे हैं, दो प्रोजेक्टाइल है, दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। एक प्रोजेक्टाइल ये रहा जिसमें u से ही फेंका गया है, ठीक है, u से ही फेंका गया, और मान लेते हैं कि इस तरह से गए और ये ग्राउंड हो गया और ये थीटा 1, ठीक है, ये थीटा 1। फिर उसके बाद दूसरा है प्रोजेक्टाइल, दैट इज वो भी मैंने यू से ही फेंका और फिर वो उसने अपना प्रोजेक्टाइल कवर किया
और इसका ये एंगल है थीटा 2, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2, अब बात ये आती है कि अगर सपोज यहां से इस वाले में पहले वाले केस में इसने जो रेंज थी वो इसने कवर की है मान लो R1, और दूसरे वाले केस में जो इसने रेंज कवर की है वो है R2, ठीक है। तो R1 और R2 दो रेंज हो गए। तो मैंने क्या कहा, अगर सेम वेलोसिटी सॉरी सेम स्पीड होती है, सेम स्पीड है और डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये जो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अगर इनका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे एंगल्स जो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो मतलब इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है देन इन दोनों की रेंज जो होगी वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, R1 R2 के बराबर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई दो प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल मान लो 30 डिग्री से फेंका जाता है और एक 60 डिग्री से, एक 37 से फेंका जाता है, एक 53 से फेंका जाता है, ठीक है, तब भी ऐसा ही होगा। जैसे मैं अगर कहूं कि ये एक प्रोजेक्टाइल था, इसको u वेलोसिटी दी और फिर ये ऐसे करके गया और यहाँ पर हमने इसे फेंका 37 डिग्री से, ठीक है। और फिर हमारे पास दूसरा प्रोजेक्टाइल था ये, और इसको मैंने वेलोसिटी दी u और फिर ये ऐसे करके कवर अप करके गया और इसको यहाँ से हमने फेंका 53 से। तो अगर यहाँ पर तुम देख लो 37 और 53 हमारे पास 90 होता है, ठीक है। इसकी रेंज अगर R आएगी तो इसकी भी रेंज क्या आएगी, R ही आएगी, और R दोनों बराबर होंगे। तो ठीक है, क्लियर है। ऐसी 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी करके कर सकते थे। तो ये चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए और डायरेक्ट आंसर निकलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी का क्या सीन रहता है वो देखेंगे। तो पहले से फिर से हम वही करेंगे, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। तो ये बॉल है और फिर उसके पास ये u वेलोसिटी है। फिर क्या होता है कि इस तरह से हम जाते हैं, ये हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये चीज हो गई। क्लियर है। तो अब तुम याद करो, मैंने तुम्हें ये वाला पॉइंट ए बोला था, ये वाला ए पॉइंट बोला था, और ये हाईएस्ट पॉइंट जो है वो बी बोला था, एंड ये पॉइंट जो था वो सी बोला था, है ना। यही बातें मैंने तुम्हें बताई थी। अब इन्हीं में मार्क करेंगे। अब इसके ऊपर एनर्जी से रिलेटेड चीजों को मार्क करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर एनर्जीज है क्या क्या, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि तुम्हें एनर्जी से रिलेटेड बातें बेसिकली क्या पता होनी चाहिए। तो बेसिक बातें तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि जैसे कि हमारे पास एनर्जी है, तो हम जो भी एनर्जी पढ़ रहे हैं वो कैसी एनर्जी होती है, ये मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी ये दो तरीके की रहती है, ठीक, दो तरीके की मैकेनिकल एनर्जी होती है। एक होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कब होती है, देखो अगर तुम्हारे पास किसी भी बॉडी के पास वेलोसिटी है, इफ एनी बॉडी has velocity then it has काइनेटिक एनर्जी। ये बात ध्यान रखनी है बेसिक। तो मतलब मैं कहूं कि अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी प्रेजेंट तो मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। क्यों, तभी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें ये m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, है ना, मास ऑफ बॉडी, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। इतनी बात हमें पता है। अच्छा, अब बात आती है कि पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम अलग अलग कंडीशंस में डिफाइन करते हैं कि तुम पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स की वजह से डिफाइन कर रहे हो। मतलब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कर रहे हो, तुम स्प्रिंग फोर्स की वजह से कर रहे हो, तुम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहे हो। तो अभी स्प्रिंग फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल की वजह से सब धीरे धीरे आगे समझ जाओगे। लेकिन अभी इतना समझो कि तुम जब ये प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हो और ये इस तरह से जा रहा है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, जब प्रोजेक्टाइल है ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आता है, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इसे ये बॉडी जो है ये
इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ऑब्वियसली नीचे की तरफ जी जो है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पढ़नी है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना? कौन सी पढ़नी है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है mgh। अब mgh से क्या समझते हैं? m क्या है? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। ये तो बॉडी का फिक्स ही रहेगा, चाहे तुम यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। g क्या है? ऑब्वियसली सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात आती है इस h की, सारा खेल जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी किस पे डिपेंड कर रही थी? वेलोसिटी पे, ठीक है। काइनेटिक वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यही वाली चीज पड़ी। लेकिन अब यहाँ पे इसका मेजर ऑब्वियसली देखो मास पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन मैं अगर एक ही बॉडी के बारे में बात कर रही हूँ तो मास तो कॉन्स्टेंट हो गया ना। अगर कोई भी बॉडी है, जैसे अगर मैंने कहा कि ये एक बॉडी है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के बारे में यहाँ पर, इसी के बारे में यहाँ पर, इसी के बारे में यहाँ पर, मतलब अलग अलग जगहों पर इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मास तो सेम हो गया ना, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो h इज द हाइट, हाइट h क्या होता है? हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से उस बॉडी की कितनी हाइट है, दैट इज कॉल्ड द h। सारा खेल इसी का है। अब इसका खेल थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है। तो अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, तो ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा? h विल इंक्रीज, h विल इंक्रीज, h विल इंक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अर्थ की सरफेस से, हमेशा अर्थ की सरफेस के ऊपर रहोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, एट दी, ये सब कहां पर है सीन? अबव अर्थ सरफेस, अबव दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर मैं कहूं कि अर्थ की सरफेस पर, एट दी अर्थ सरफेस, एट दी अर्थ सरफेस, एट दी अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस पर बात करें तो ऑब्वियसली हमारे लिए h की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि h जो था वो क्या था? अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है, तो फिर हमारे लिए h 0 हो गया, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। कहां पर? एट दी अर्थ सरफेस। अगर तुम अर्थ सरफेस से नीचे जाते जाओ, मतलब जमीन खोद के अंदर जाते जाओ, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली डेप्थ विल इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है, डेप्थ इंक्रीज करेगी, मतलब गहराई बढ़ेगी, ठीक है, डेप्थ तो बढ़ेगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम ऊपर वाली हाइट को प्लस में ले रहे हैं, प्लस h में, तो नीचे वाली हाइट को ऑब्वियसली नेगेटिव में लेंगे। इसीलिए क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज तो करती है बट इन नेगेटिव, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव में, जैसे कि मैंने कहा कि -2, फिर -4, -6, ऐसे बढ़ रही है। तो ये बढ़ना नहीं हो गया, एक्चुअली क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस हो गई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहेगी। इस चीज को अच्छे से लिखती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, ठीक है, ओके, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग इन माइनस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वैल्यू के साथ इंक्रीज कर रही है। ये कब है? कहां पर? अर्थ सरफेस से नीचे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बात तुम्हें समझ आ गई कि पोटेंशियल, ये तुम्हें पता है आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी पावर का पढ़ा दिया यहीं पर ही, ठीक है। तो अब इसी नॉलेज के साथ हम एनर्जी वाला पार्ट करते हैं आगे इसमें, है ना। यहां पर क्या कह रहा है? अब तुम देखो कि अगर तुम ए से लेकर बी तक जा रहे हो, ठीक है, अगर तुम क्या कर रहे हो? ए से लेकर बी तक जा रहे हो, ठीक है, तो मूविंग, या फिर ऐसे लिखते हैं पाथ ए टू बी, ठीक है, पाथ ए टू बी, ए से बी जा रहे हैं आप। तो ए पर क्या है? एट ए, एट ए क्या है? एट ए क्या है? एट ए आपके पास जो वेलोसिटी है, दैट इज एट ए हमारे पास वेलोसिटी कितनी है?
वेलोसिटी हमारे पास टोटल कितनी है u, ठीक है। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, अब जब जितनी है उतनी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो भाई जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ग्राउंड की सरफेस पे ही है ना, ये क्या है, ये ग्राउंड है, तो एट द ग्राउंड ही है, ठीक है। तो जब ग्राउंड पे ही है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा कि अब जब हम पाथ ए टू बी मूव करना शुरू करेंगे, एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, तो क्या क्या होगा, तो क्या क्या होगा, हाइट जो होगी वो इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली, पहले इस लेवल पे थी फिर अब इस लेवल पे जाएगी, तो ये हाइट जो है वो इंक्रीज की है। अच्छा, हाइट इंक्रीज कर गई, और दूसरी चीज क्या हुई होगी, वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, ठीक है, हाइट इंक्रीज करेगी और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो अब चलो देखते हैं कि एट बी हमें क्या देखने को मिलेगा, बी पर हमें क्या देखने पड़ेगा, वेलोसिटी कितनी है, अब u थोड़े ना रही है, अब कितनी रहती है, यहां पर हमारे पास कितनी होती है u cos थीटा, तो ये क्या हो गया u cos थीटा, ठीक है। और अब देखते हैं, चलो अब हमारे पास क्या है, अब मैं कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो तुम लिखोगे हाफ एम और फिर u cos थीटा का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि हाफ एम u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, तुम एक चीज ध्यान दो, ये पार्ट क्या किससे मैच कर रहा है, ये पार्ट किससे मैच कर रहा है, इससे, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं काइनेटिक एनर्जी, ये बी पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट पर थी, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी है, बी क्या था, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल पॉइंट की cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है, cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट will be equal to cos square theta times of the kinetic energy at initial point, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, क्लियर है अब ये वाली बात, ओके। अच्छा, अब हमने बी पे काइनेटिक एनर्जी तो देख ली, एट बी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, एट बी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच यही लिखोगे, ठीक है। तो चलो लगाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच, क्या होगा, एच कौन सी हाइट यूज करोगे, ऑब्वियसली यही वाली हाइट तो यूज करोगे ना, यही हाइट तो एच यूज करोगे, तो इस एच हाइट का फॉर्मूला क्या था, एच हाइट का फॉर्मूला था हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, यही तो फॉर्मूला था। अब तुम देखो g से g कैंसिल, और क्या कट रहा है, सिर्फ बस इतना ही कट सकता है ना। तो अब देखो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही तो चीज है। देखो ये वाला 2 जो था वो 1/2 करके ले लिया, फिर ये m यू स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है इतनी बात। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम यू स्क्वायर साइन, ये कहाँ पर है, बी पॉइंट पर, ठीक है, बी वाले पॉइंट पर, और ये ए पॉइंट पर थी, ये जीरो क्यों आई थी, क्योंकि एम जी एच इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू जीरो था, एम जी इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, इसलिए आई थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली हो गई मेरी क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। अब तुम देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट तो जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर ही होगी, तो बस वो किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे डिपेंड कर रही है। अगर किसी जनरल पॉइंट पे पूछी जाए तो तुम निकाल दोगे, अब मैं पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पे बताओ क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ डरना थोड़ी ना है कि ये वाली वैल्यू निकाल दो, इसका मतलब तुम्हें वाई निकालना है, वाई निकालना है, और एम और जी तो दिया ही है, बस
कर दो आराम से, सिंपल है काम, है ना। तो बस इतना करना है। अब उसके बाद अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, तुम देख सकते हो कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर मतलब क्या होता है कि अगर हमारी कोई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अगर कभी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, तो क्या ये वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो वहीं पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, वर्क एनर्जी पावर में मैं बताऊंगी, ठीक है। तभी शुरू से बेसिक से पढ़ते हैं ना, तभी। तो ये चीज कैसे प्रूव हो रही है, तुम देखो। नेट यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, एट ए पॉइंट पर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, यही तो होगी। ये कितनी थी? 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो था। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी एट बी देता हो, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या आया था? हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या मिला? हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, वन सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है? हमारी इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री याद रखनी है। दिस इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब ये पार्ट इक्वल टू 1 होता है ना। तो हम क्या लिख देंगे? हाफ एम यू स्क्वायर। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी भी क्या आई है? सेम आई है, वही आई है जो यहाँ पर है, ठीक है। तुम देख सकते हो कि यही लिखा हूँ मैं, तो ऐसे लिख देती हूँ, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो कि दोनों ही जगह क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सेम आई है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया? अच्छा, अब ये तो सारा कॉन्सेप्ट समझाया था, ये पहले वाला ही, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये वाली चीजें और ये वाली चीजें, ये मैंने पेज पीछे लग गए हैं, तुम पेज पहले लिखना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं। टू प्रोजेक्टाइल्स ए और बी, दो प्रोजेक्टाइल हैं ए और बी, प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। देखो अब जरा, सेम स्पीड आ गया वर्ड, सेम स्पीड आ गया। एंगल क्या है? 30 डिग्री और 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो पहली बात, आंख बंद करके एक बात तो पक्की कर लो, क्योंकि भाई 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का सम क्या है? तुम ये देख लिया, अगर सेम प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से दो प्रोजेक्टाइल की बात आए ना, और सेम स्पीड दे दे और दोनों के एंगल दे, तो तुम तुरंत ये देखा करो इन दोनों का सम कहीं 90 डिग्री तो नहीं हो रहा। देखो जरा, हाँ हो रहा है, तो इसका मतलब रेंज तो पक्का, ये वाली बात तो सही हो सकती है। पर क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, तो हाइट रेंज के लिए तो बात क्लियर हो गई। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टी है, टी के लिए बोल रहा है, एच है, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, इनको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए कैसे निकालोगे? 2u साइन 30 बाई जी, है ना। अगर मैं इसको ए मान लू, ये ए का ही तो है, ए के लिए 30 डिग्री एंगल है। फिगर बनाने की जरूरत है? देखो चलो बना देती हूँ मैं, यहाँ पे एक छोटू सा फिगर बना देती हूँ, ऐसे करके u, फिर ये ऐसे गया, और फिर यहाँ पर ये 30 डिग्री, ये ए वाला प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बी वाला प्रोजेक्टाइल है, इधर से इसे भी यू से ही फेंका है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये 60 डिग्री, ठीक है, ये बी वाला प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? तो अब इसी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। तो 2u साइन 30 की वैल्यू लगाओगे तो क्या आ जाएगी? 1/2, और फिर ये g, तो ये क्या हो गया? u अपॉन जी, ठीक है। और टी बी क्या हो जाएगा? टी बी हो जाएगा 2u साइन 60 बाई जी, यानी कि 2u√3/2 इंटू जी इक्वल्स टू √3u/g। तो इससे तुम्हें क्या पता चला? इट इज इक्वल्स टू द √3 टाइम्स ऑफ टी ए। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टी बी इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ टी ए। क्या यही लिखा है ऊपर? चेक करो, ओहो यही लिखा है, ये स्टेटमेंट भी सही है।
ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं इसके लिए मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या निकालेंगे, फिर से अपने छोटू से फिगर्स को ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अब, ऐसे करके ये ठीक है। तो हमारी ये एच ए हो गया, ये एच बी हो गया, ठीक है, एच ए और एच बी। तो एच ए कैसे निकालोगे, एच ए के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा क्या है 30 डिग्री अपॉन 2g, तो क्या हो गया ये यू स्क्वायर अपॉन 2g सेम ही है, हटा रख लेते हैं साइड में, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एच बी क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, तो यानी कि यू स्क्वायर अपॉन 2g को ऐसे ही रहने देते हैं, और साइन स्क्वायर 60 यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 और √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि इतना पोर्शन, मतलब सॉरी यहाँ पे इतना पोर्शन जो है वो इससे ही मैच कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एच बी इज इक्वल्स टू 3 × है ना, इसकी जगह पर एच ए नहीं लिख सकते हैं क्या, और ये तो 3 है ही अपना अलग, तो बस एच बी इक्वल टू 3 × सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये वाली बात भी, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसने सभी काम करवा लिए हमसे। अच्छा अब देखो, अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगल, ठीक है, ओहो। अब वेलोसिटी बोल रहे हैं 9.8, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, पहली बात तो माइंड में आना चाहिए मैक्सिमम होगी, ये बात तो है ना। अब बाकी तो सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यू क्या है 9.8 रखा है, तो 9.8 इंटू 9.8, अब मैं 9.8 इंटू 9.8 को कैलकुलेशन में सॉल्व नहीं कर रही है ना, मेरे को बेवजह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें, साइन फिर 2 इंटू 45 अपॉन 9.8, अब हम 9.8 रखेंगे, अगर भले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि 9.8 रख लो, लेकिन नहीं भी कहा हो तब भी जी तुम 9.8 रखो, क्यों, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कभी भी कैलकुलेशन 9.8 दिख जाए 19.6 दिख जाए तो हमेशा तुम जी की वैल्यू 9.8 रख दिया करो, आसानी रहती है। फिर आर आते हैं, एक से एक कैंसिल हो गया, ये इक्वल्स टू 9.8 और ये साइन 90 हो जाएगा, मतलब ये चीज 90 हो गई तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यानी कि रेंज क्या हो गई 9.8 मीटर। तो व्हाट इज द आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, और दिस विल बी द मैक्सिमम, क्यों, एंगल क्या है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री, किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तुम जिस तरह से क्वेश्चन मैं करती हूँ इसी तरह से किया करो, जैसे अंडरलाइन करना, किसको मार्क करना है, ये सब। इंटरवल बिटवीन टू मूवमेंट्स व्हेन स्पीड इज √5g, है ना, √5g, तो क्या करेंगे हम, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे भाई ये बॉडी है, इसको तुमने फेंका कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रही है कितना 60 डिग्री, और फिर ये अपना ऐसे करके प्रोजेक्टाइल कवर करती है, प्रोजेक्टाइल कवर करती है, तो मान लो 2 पॉइंट ऐसे आते हैं, 2 पॉइंट ऑब्वियसली सेम लेवल पर आएंगे ना, सेम लेवल पर ही तो होंगे कि यहाँ पर भाई मतलब इधर इस तरह से √5g हो गई, और इधर ऐसे आएगी √5g, है ना, √5g, तो ये वाली चीज कब आएगी, जब हमारी क्या होगा कि सेम ही लेवल पे होगी, सेम लेवल पर ही तो स्पीड सेम होती है, स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी सेम नहीं होती है, वेलोसिटी क्यों नहीं सेम होती है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है, अपोजिट हो जाती है ना, जिस तरह से ये इसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अच्छा अब ये बात तो हुई, तो अब एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम इंटरवल बता दो, टाइम इंटरवल बताओ, अब क्या अप्रोच लगाएं कि हम ऐसे टाइम इंटरवल निकाल सकें, तो हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, इसकी अप्रोच देखना,
तो बेसिकली अभी मैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट जो है मेरा इनिशियल पॉइंट, उसके लिए अगर मैं इधर ये देखूं तो ये यू एक्स, और इधर देखूं तो ये यू वाई है ना। यू एक्स हमारा कितना है, 10 cos 60, ठीक है, और ये कितना है, 10 sin 60, ठीक है। इतना क्लियर है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होती है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, 10 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी कि ये हो गया 5, और ये हो गया 10 और √3/2, यानी कि हो गया 5√3, ठीक है। तो ये क्या है, यू वाई, और ये क्या है, यू एक्स, ठीक। अब मैं मान लेती हूँ कि ये वाली जो वेलोसिटी जनरल पॉइंट पे √5g जो मिल रही है मुझे, पूरे पे अंडर रूट है, ठीक है, √5g जो मिल रही है, तो उस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यू एक्स ही रहेगी, हमेशा यू एक्स ही रहती है। वर्टिकल डायरेक्शन में हम मान लेते हैं वी वाई हो गई, चेंज हो गई वी वाई। तो अब यू एक्स यहाँ पे मतलब एट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ, इस पॉइंट को पी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है, पी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि यू वाई, यू एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा, सेम वही रहेगा 5, और यू वाई तो नहीं है, वी वाई है, वी वाई विल बी, वी वाई क्या होगा, जैसे फाइनल वेलोसिटी, बिल्कुल ऐसे होगा ना कि अब ये वर्टिकल वाली वेलोसिटी है वो ऊपर जाते जाते धीरे कम होगी, तो इनिशियली क्या थी यू वाई, फाइनली क्या हो गई वी वाई, नीचे की तरफ जी लग रहा है, तो इक्वेशन कौन सी लगाओगे, वही v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी वाली, तो यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। तो मान लेते हैं टाइम t लग रहा है यहाँ पे a से p तक पहुंचने में, तो वी वाई लिखना है तुम्हें, यू वाई कितना था, 5√3 माइनस जी टी, ओके। तो एक बात बताओ, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा √5g है, दिस √5g, दिस √5g का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वी वाई का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये √5g किसकी तरह है, बिल्कुल इसी तरह तो है जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट हो, ये इन दोनों के फॉर्म में हमने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे, तो ये हो गया मेरा 5g इक्वल्स टू यू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5√3 माइनस जी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं, वो टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, कब ये वेलोसिटी हमें मिलेगी एक बार। तो अब यहाँ से मैं पूरा लिखती हूँ एक बार, 5g इक्वल्स टू 25 प्लस, अब इस चीज को थोड़ा सा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ये क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर टी स्क्वायर और -2ab, ठीक है। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, मैं एक बार में लिख देती हूँ सारा। अब हमें पता है क्या करना है, हमें इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन ये जो है, इसको मैं 5g को 50 लिख सकती हूँ, 5 इंटू 10 50 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू ये 25 लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर को, प्लस ये 5√3 माइनस 10t स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको ले आते हैं नीचे इधर, क्या है ये मेरा 50 इक्वल्स टू 25 प्लस 5√3 माइनस 10t स्क्वायर, 10t फिर ब्रैकेट में पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको स्क्वायर रूट ओपन करते हैं, तो 50 इक्वल्स टू 25 ये हो गया, प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि 5√3 का स्क्वायर, तो करोगे तो क्या होगा, 5 5 जो 25, फिर ये इसका स्क्वायर होगा तो 3, तो 25 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 75, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं आ रहा हो तो एक बार करके देख लेना, 5√3 इंटू 5√3 करोगे तो 75 आएगा, माइनस फिर 10t का स्क्वायर तो यानी कि 100t स्क्वायर, 100t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, t का स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 5√3, b क्या है 10t, ठीक है। ये चीज हो गई मेरी। तो मैं जरा देख लूँ और दोबारा से अच्छे से लिख लेती हूँ, साफ साफ करेंगे कैलकुलेशन, प्लस 75 प्लस 100t स्क्वायर माइनस
ये देख सकते हो तुम, 5 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 हो गया, ये 100 हो जाएगा टोटल। तो ये क्या लिख देंगे हम, 100√3t। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अच्छा, अब मुझे क्वाड्रेटिक लेके आनी है, तो इसको और इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। इसको अगर इधर उठा के ले आए तो इस साइड 0 बचेगा। तो इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे, 100t² माइनस 100√3t। अब तुम देखो, ये 50 जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 75 में से माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 25। फिर 25 यहाँ से बचेगा और एक और 25, तो ये सिंपल कितना रह गया, प्लस का 50 इक्वल्स टू 0। समझ में आया, नहीं आया? कैसे किया देखो, इधर मेरा ये लिखा था 75, इधर लिखा था 25 और ये माइनस का 50, अब इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन सबको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, 50 ही तो बचेगा मेरे पास। देखो 75 में से 50 को माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, 25 बचेगा, इस 25 को इस 25 को ऐड कर देंगे तो 50 होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 100t² माइनस 100√3t प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर तुम्हें इस इक्वेशन को और आसान बनाना है तो इसका कर दो कि डिवाइडेड बाई 5। पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा 2t² माइनस 2√3t प्लस, सॉरी डिवाइडेड बाई 5 नहीं 50 है ना, 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 1 और इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, देखो कैसे मैच कर रही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब तुम देख सकते हो ए क्या है, ये x² की जगह पे कौन है, ए जो है वो ये है, x² की जगह पे क्या है, t² और b की जगह पर क्या है, ये पूरा, x की जगह पे क्या है t और ये c है। ठीक है, तो ये वैल्यू ध्यान रखना। अब अगर मुझे इसमें से x की वैल्यू निकालनी होती है तो मेरे पास धराचार्य फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हो, क्या होता है वो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया। अब तुम्हें इधर से इसी इक्वेशन में से ये वैल्यू निकाल निकाल के इसमें पुट करनी है। कैसे करेंगे, माइनस बी, तो माइनस तो है ही, और बी की वैल्यू क्या है इसके हिसाब से, इसके हिसाब से बी की वैल्यू माइनस का 2√3। एक ये क्या है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, प्लस का 1 है ना, ये भी प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू प्लस का 2 है, अच्छा ये भी प्लस का 1 है। ठीक, अब बी की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे 12 आ जाएगा, मतलब 2√3 का स्क्वायर करोगे 12 आएगा, माइनस 4ac ये सब करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा, नहीं तो तुम चाहो तो कर लो कि 4 फिर a इंटू सी, 4 करोगे 4 ये रहा, और a करोगे तो 2 हो गया, c 1 नहीं है तो 8 हो रहा है। ठीक है, तो माइनस का 8 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 4। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ना, क्या हो सकती हैं दो पॉसिबल वैल्यूज, दो पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकती हैं, और ये हम क्या निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली टी तो निकाल रहे हैं। तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, एक हो सकती है 2√3 प्लस √4 को सॉल्व कर दूंगा 2 हो जाएगा अपॉन 4, और एक हो सकती है 2√3 माइनस 2 अपॉन 4। तो एक t1 की वैल्यू आ गई, एक ये t2 की वैल्यू आ गई, मतलब मुझे यहाँ से, मैं यहाँ से t ही तो निकाल रही थी, ये t ही तो निकाल रही है। अब t की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों ही पॉजिटिव में है, तो टाइम की वैल्यू वैलिड वैल्यूज है। और मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि ये वाली जो अंडर रूट 5g वाली जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम इंटरवल बाद होगी। तो यानी कि जब मैंने ये पता किया कि आखिर ये अंडर रूट 5g वाली वेलोसिटी जो है वो कब, पहली बार कब अटेन हो रही है, तो जब मैंने टाइम निकाला तो मेरे को दो वैल्यूज मिली। तो इसका मतलब क्या, एक बार एक टाइम ये आया होगा और एक टाइम जो होगा वो ये आया होगा। ठीक है, दो टाइम आए, तो इस एक टाइम में से दूसरे टाइम को घटा दो तो इंटरवल आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो टाइम इंटरवल इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, t1 माइनस t2 कर देंगे। ठीक है, तो t1 माइनस t2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 2/4 माइनस 2√3 माइनस 2/4। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बना जाएगा। ठीक है, करके देख लेना।
तो करेक्ट आंसर इज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, तो इतना तो आई थिंक कर लोगे, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर हो गया ये कि किस तरह से किया था ये वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। अब अगला टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कोई बॉल होगी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हाइट पर से जाएगी, कुछ ना कुछ हाइट पर होंगे हम, ये बात पक्की है। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइट पर। ठीक, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसको क्या दिया है इधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे वेलोसिटी दी गई है u। तो अब बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा होगा? क्या ये ऐसी ही चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी ऐसे? हाँ, ऐसा हो रहा होगा? नहीं, इसके ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा, जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी देके ये थोड़ा सा खिसक के आगे आएगी, जैसे ये बॉल खिसक के यहाँ आएगी तो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर क्या होगा, जी लग रहा होगा। जी लग रहा होगा तो इसका मतलब जी क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्योंकि किसी 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 फोर्स की वजह से आया, यानी कि नीचे की तरफ क्या है, एक फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये धीरे धीरे इसका पाथ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका पाथ कैसे बना देंगे, ऐसे करके हम इसका पाथ बनाएंगे। ठीक है, ना बेकार बन रहा है, क्यों ही नहीं अच्छा बन रहा है। ठीक है, अब ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि दिस इज द हाइट h। ठीक है, दिस इज द कैपिटल हाइट h, जहां से इसे फेंका जाता है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, क्या है ये, रेंज, रेंज r, और ये हाइट h, h हाइट से फेंकते हैं। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहला काम हमने जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तब हमने सबसे पहला काम क्या किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। आसान है, जैसा उसमें किया था वैसे ही करते जाएंगे, टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए मैंने तुम्हें वहां पे एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसमें से वर्टिकल कंपोनेंट का यूज करना, तब तुम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो अब तुम बताओ कि इनिशियली इसके वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कोई वेलोसिटी है? तो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगी, क्या है, जीरो है। जीरो है मतलब इट इज जस्ट लाइक कि आपने एक बॉल जो है वो उसे नीचे की तरफ u इक्वल टू जीरो से ड्रॉप कर दिया है, और कितनी हाइट से, h हाइट से ड्रॉप कर दिया है। तो बताओ टाइम क्या होगा। अब याद करो कि मोशन इन वन डायमेंशन में मैंने तुम्हें ये केस कराया था, डायरेक्ट टाइम लिखवाया था, तो तुम टाइम क्या लिखोगे बताओ, कि जब t इक्वल्स टू जीरो, टी u जो है वो जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे टाइम, तो हम टाइम क्या लिखते हैं ऐसी कंडीशन में, t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, ये कैसे आया था, ये वाली बात मैंने कब बताई थी तुम्हें, मोशन अंडर ग्रेविटी। तुम, मैं एक हाईली रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी का जो वीडियो है मेरा उसको जरूर देखना, तुम डेफिनेटली अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील करोगे, है ना, कि मोशन अंडर ग्रेविटी को इतने अच्छे से बताया उसने। ठीक है, तो ये बिल्कुल केस कैसा हो गया, दिस इज द केस जस्ट लाइक कि आप किसी बॉडी को ऊपर जस्ट ड्रॉप कर रहे हो, यू इक्वल्स टू जीरो से ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, उसी की तरह हो गया ये केस, और उस केस में हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी से। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, यानी कि ये टाइम इसी में ही आ रहा है। ठीक है, इसी में ही ये, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गिर रही है, तो इसमें क्या टाइम लग रहा है, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या सीखा था, अब अगर मैं हाइट, तो ऑब्वियसली कुछ हाइट से फेंकेंगे तो हाइट तो ऑलरेडी गिवन ही होगी, तो अगर हम दूसरी चीज निकालना सीखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज, टू कैलकुलेट द, टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज क्या कवर होगी। अब तुम देखते हो, तुम्हें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है किस, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, और एक्सेलरेशन तो नीचे की डायरेक्शन में, देखो इधर की डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, कुछ भी नहीं है, नहीं है इधर। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, सिंपल, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, r, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्टेंस। तो अब बस क्या लगाओगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, सिंपल, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है u, डिस्टेंस क्या है r। अच्छा लिख देती हूँ पहले की तरह थोड़ा सा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी किधर, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये बात जरूरी है, इस बात को समझना। हम ये बात बार बार मैं जो बोल रही हूँ कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या इन, कब जब भी डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है तो क्या है u, है ना। और डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि तो ऑब्वियसली है ही r के बराबर। तो मैं क्या लगाऊंगी, u इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम t। तो मुझे r चाहिए था, r इक्वल्स टू यू टी हो गया, और t कितना अभी अभी निकाला है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्लियर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो ये तो आसान सा था। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यानी कि जैसे कि हमने पहले उसमें भी निकाला था, इस फिगर को दोबारा से उठा लेते हैं ना इसको। तो जैसे कि हमने पहले निकाला था इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऐसे ही फिर से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्यों निकाल रहे हैं हम, बात यह है कि जैसे कि मान लो कि अगर मैं कोई जनरल टाइम ले लूँ, ये पॉइंट मान लिया मैंने ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी, और कोई जनरल पॉइंट ले लिया ये पॉइंट सी, ठीक है, ये पॉइंट सी। तो बोल रहा है कि अगर ए टू सी आया है, ए टू सी कवर किया है, तो बताओ कितनी इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर ली है, मान लेते हैं कि x, और कितनी इसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर ली है y। ठीक है, मान लो कि ए से ए टू सी आने में टाइम लगा है t, तो कितनी वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है। तो टाइम जो लगा है, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, मान लेते हैं कि लगा है t, ठीक है, टाइम t लगा है। तुम्हें क्या करना है, y और x के बीच में रिलेशन पता करना है। तो अब सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, पहली चीज क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल मोशन देखोगे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन पे तुम्हारी नजर रहनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल के अलावा कहीं और नजर नहीं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन पे जब नजर रखोगे तो तुम देखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी, अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है, तो कितना u। एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन हमारा जीरो है। अच्छा, तो फिर तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इक्वल्स टू u, डिस्टेंस x और टाइम क्या है t। ठीक है, ऐसे ही करके हमने पहले भी इक्वेशन बनाई थी वहां पर भी, तो इसको ऐसे करके डब्बा बंद कर देते हैं। या फिर हम इसकी इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू u t, ठीक है, जो भी है। चलो अभी लिख नहीं रहे, वो तो घुमा लेंगे, आगे पीछे तो कर ही लेंगे, ठीक है। फिर अब बात आती है कि वर्टिकल मोशन, अब नजर डालेंगे हम अपनी वर्टिकल मोशन पे। सेकंड पार्ट है कि वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, बट एक्सेलरेशन है क्या, हाँ एक्सेलरेशन है, किसके बराबर, g के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, ठीक है, तो लगेगी, पर मुझे पता क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना है, y के बराबर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, y के बराबर, टाइम क्या है, t लग रहा है, टाइम t। तो ऐसी इक्वेशन बताओ फिर जिसमें y मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम ये सब आ सकता हो। तो तुम क्या लगाओगे, वही अपनी जो इक्वेशन क्या होती है, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाओगे। तो h यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है y, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जीरो, तो ये सब जीरो हो गया, हाफ प्लस का ही g रखेंगे क्योंकि मोशन भी नीचे ही हो रहा है और g भी नीचे ही है, तो g और टाइम t का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू तुम्हें क्या मिल रहा है, 1/2 GT स्क्वायर, ये मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन तैयार हो चुकी हैं, एक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर पुट
वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम या फिर इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू क्या था, 1/2 g टाइम t, क्या था, t का स्क्वायर, t की जगह पे क्या रखेंगे, x अपॉन यू, है ना, तो x अपॉन यू का स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1/2 g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, ठीक, क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर तुमसे ये पूछे कि इसी जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, इसी जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो ऑब्वियसली कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी कुछ चेंज आके आएगी, मतलब मान लेते हैं वी डैश, तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, तुम्हें अपना ऐसे समझना है कि वर्टिकल मोशन है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 और इस वाली जनरल टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, बस सिंपल है, ठीक है। तो चलो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जनरल टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, टू कैलकुलेट द, ऐसे पूछ लेती हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट जनरल पॉइंट सी, ठीक है, जनरल पॉइंट सी पर क्या वेलोसिटी होगी, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब फिर से वही लेके आते हैं अपना मोशन पूरा फिगर। अब यहाँ पर हमने ए पॉइंट माना था, है ना, ये वाला ए पॉइंट माना था, इसको हमने सी पॉइंट मान लिया था, ऐसे करके किया था। तो तुम देख सकते हो कि इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये सी पॉइंट था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यू ही रहेगी, यू तो बदलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो बदलेगी नहीं। अच्छा, इधर इनिशियली नीचे की डायरेक्शन में क्या है, u इक्वल्स टू 0 है, बट अब इधर की डायरेक्शन में क्या होगा, सपोज v डैश आ जाता है, ठीक है, तो ए से लेकर टी तक आने में टाइम लगा था कुछ, मैं मान लेती हूँ कि टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी क्या है, टी के बराबर। देखो बिल्कुल अब क्या है कि तुम्हें बिल्कुल मोशन इन वन डायमेंशन है, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, उस कंडीशन ऐसे है कि जैसे कोई बॉल है, उसे नीचे ड्रॉप किया है u इक्वल्स टू 0 से, और वो जमीन पे टकराने से पहले, मतलब जमीन पे टकराएगी, तो जमीन पे टकराती है तो हम वेलोसिटी निकालते ही हैं कि भाई v, मतलब अगर वो यहाँ ये वाला पॉइंट पूछे, ये वाला पॉइंट यहीं तो जमीन पे टकरा रही है, तो जैसे यहाँ पर इधर u होगा और इधर की तरफ v होगा, ये v, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, ये इस कहीं यहाँ पॉइंट पर, बीच पॉइंट पर, यहाँ पर पूछ रहा है कि बताओ v डैश क्या होगा, और तुम्हें यहाँ से यहाँ तक के लिए हो सकता है टाइम दे दे, हो सकता है हाइट दे दे, तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया क्या है ना। तो मैं तुम्हें दोनों ही तरीके से बता देती हूँ कि अगर टाइम दिया है तो तुम कैसे निकालोगे, सिंपल वही वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली जो हमारी इक्वेशन होती है वो लगाएंगे, तो वी डैश इक्वल्स टू यू प्लस जी टी वाली इक्वेशन लगाएंगे, तो वी डैश इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, टाइम टी लगाए ना, तो v डैश इक्वल टू आ जाएगा मेरा जी टी के बराबर, ठीक है, ओके। अब अगर इफ हाइट इज गिवन, इफ हाइट जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये y गिवन है, ठीक है, इफ y इज गिवन, अगर ये y गिवन है तो फिर क्या कंडीशन, क्या हम लगा सकते हैं इक्वेशन बताओ, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली, 2gh लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, वर्टिकल वाला है ना, तो gh, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v डैश का स्क्वायर, इनिशियल 0 है, प्लस 2g y, बस इस तरह से करना है, तो v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू v डैश इक्वल्स टू अंडर रूट 2g y, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब जनरल वेलोसिटी नेट अगर ये बोला जाए कि v नेट बताओ, इसी जगह पर v नेट बताओ, तो v नेट इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे हम, v नेट इक्वल्स टू विल बी v नेट इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट वी यू स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख लो,
कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो फिर तो कुछ भी पूछ लिया जाए तुम आराम से कर दोगे, ठीक है। तो आई थिंक अब हमने हर तरीके की चीज़ कर ली कि अगर डिस्टेंस पूछी जाए कि इतना टाइम हो गया, इतने टाइम बाद बताओ उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की है, या फिर इसकी वेलोसिटी बताओ, नेट वेलोसिटी बताओ, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम इस तरह से सारे पॉइंट्स कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है कि अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम अ एरोप्लेन फ्लाइंग एट स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। तो अभी एक बात समझो कि एरोप्लेन कैसा उड़ता है। एरोप्लेन बनाती हूँ मैं थोड़ा सा, एरोप्लेन बनाने की कोशिश। ये मछली ज्यादा लग रहा है ना यार, मैंने तो देखा भी नहीं है एरोप्लेन सच में कभी। लो ऐसा करके बना देते हैं। ये मुझे शार्क जैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के। तो इधर की तरफ 720 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। और इससे एक बॉम्ब रिलीज किया जाता है भाई, बॉम्ब रिलीज करा है इन्होंने, ठीक है। बॉम्ब रिलीज किया है, तो बॉम्ब को रिलीज किया है जब, तो ऑब्वियसली इन्होंने अगर कोई बॉम्ब छोड़ा है इससे, तो इस बॉम्ब की भी क्या होगी 720 किलोमीटर पर आवर। अब ये एरोप्लेन तो उड़ता उड़ता चला जाएगा क्योंकि इसके पास इंजन है भाई, इसको उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये बॉम्ब तो यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, तो मतलब भले ही ये लिखा है कि रिलीज्ड, मतलब ये वर्ड भले ही लिखा है कि रिलीज्ड, बट जिस जहां से रिलीज किया गया एरोप्लेन से, वो खुद 720 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, इसीलिए इस बॉम्ब के पास भी इनिशियल वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो बॉम्ब है, मतलब एरोप्लेन है, जमीन पे तो उड़ता नहीं होगा, है ना, कुछ हाइट पे ही उड़ रहा होगा। तो कुछ हाइट पे उड़ा देते हैं ऐसे ऐसे करके, कुछ हाइट पर। तो देखो क्वेश्चन में आगे लिखा है क्या कि इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 8000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हो गया मेरा 8000 मीटर, 8000 मीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मतलब अब तुम समझ ही गए हो कि अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कहाँ पर ये बॉम्ब जो होगा वो स्ट्राइक करेगा। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है ना। हमें ये रेंज बतानी है, तो रेंज के लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, यूटी, और टी को मैंने क्या लिख दिया था, √2h/g, यही तो लिखा था। अब ऐसे ही तुम्हें याद होने चाहिए फॉर्मूले, इस तरह से, इतनी फ्लुएंसी से, इतनी जल्दी। तो तुम्हें पता है, मैं तो सच बता रही हूँ, मैंने अपने टाइम पे एक एक फॉर्मूला लिख लिख के तक प्रैक्टिस की थी। तो तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो 720 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ये 8000 जो है वो मीटर में दिया हुआ है, तो 1000 का मल्टीप्लाई किया किलोमीटर से मीटर में करने के लिए, और नीचे 3600 का, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो चले गए, 36 × 2 आई थिंक वो होता है 72, तो ये 2 हो गया, तो क्या बचा 200 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो अब हम क्या लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 200, फिर √2h कितना है 8000, g कितना है 10, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू 200, इसका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है ना। अब तुम देखो 2 8 जा 16, तो ये 1600 हो गया अंदर, तो 1600 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40, है ना। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, और दो जीरो है तो उसको सॉल्व करके ये हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 8000। ओहो, ये तो 8000 ही आ गया मीटर, 8000 मीटर ही आ गया। तो व्हाट इज द आंसर 8000 मीटर, सिंपल है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर। सही है, अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का है, मतलब थ्रोन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, कहाँ से, टॉप ऑफ द टॉवर से। अच्छा, तो टॉवर बना लेते हैं जल्दी से झटपट। ये मेरी टॉवर और ये मेरी बॉडी, इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब अगर इसको इस तरह से फेंका गया है यू से, तो भाई ये गया है इस तरह से, इस तरह से गिरी है ना। इसको बनाने में ना मैं तो नहीं कि अजीब से ही हो जाता है मेरा हाथ। तो जब ये इस तरह गिरी है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। ऐसे करके ये अच्छे से बना नहीं है, कर्व सही नहीं आया इसका, मतलब जब ये गिरेगा तो
ऐसे करके गिरेगा, है ना, ऐसे करके। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसका क्या बनेगा, 45 डिग्री का एंगल। क्लियर है? अच्छा, तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो इसने टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है कितना, 3 सेकेंड्स। कैसे पता चला, बोला है ना इसने 3 सेकेंड बाद गिरेगा, जमीन से टकरा रहा है 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद जमीन से टकरा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, यानी कि ये एच, और स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन यू। ओहो, मजा आएगा इसमें तो, चलो देखते हैं। ये एच पता करना है, ठीक है, और मुझे ये यू पता करना है, ठीक है। तो मेरे पास है क्या, टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि क्या था फॉर्मूला, 2h/g। यहाँ से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकती हूँ, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है तो हाइट निकाल सकती हूँ, है ना। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर, तो हाफ रहने दो, जी को 10 रहने दो, है ना, और टी स्क्वायर, टी कितना है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना। तो h इज इक्वल टू 5 इंटू 9 यानी कि 45 मीटर। ओके, तो दिस इज द आंसर कि 45 मीटर आ गया। अब बताओ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कैसे बताएंगे, कोई तरीका दिखाई दे रहा है तुम्हें, कैसे बताएं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। यू बताना है तुम्हें, यू बताने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ। अब देखो तुम्हें पता है इसका ये 45 डिग्री एंगल क्यों दिया है, ये सोचा, 45 डिग्री एंगल क्यों दिया है, 45 डिग्री एंगल देने का मतलब ये है कि भाई ये ऐसे करके बनना है ना, ये 45, और ये, तो अगर ये एच है तो ये जो रेंज है ना वो भी एच के बराबर ही है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 1045, मतलब 10 थीटा होता है, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1045 इज इक्वल्स टू एच अपॉन रेंज, और ये क्या होता है 1, इसीलिए हम क्या कहेंगे, एच और आर क्या है, बराबर। ठीक है, अब मेरे पास जो u का फॉर्मूला था, u इज इक्वल्स टू क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि r अपॉन t, ये था मेरे पास। तो मुझे u ही तो चाहिए, तो u r क्या है, h के बराबर ही, h क्या था 45 मीटर, टाइम क्या निकला है 3, तो 45/3 कितना होता है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 15 मीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर बस। अब एक दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन ऐसे ही है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इनको इनको मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे देती हूँ, एक बार समझा देती हूँ बस। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द, तो मतलब क्या है कि ठीक है, ये हमारी टॉवर हो गई, और इसके ऊपर ये रखी हुई है बॉल, इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है, ये 490 मीटर की हाइट है। तो तुम्हें क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, बता दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बताओगे, टी इज इक्वल टू √2h/g से बता दोगे, ठीक है, 2h/g से टाइम ऑफ फ्लाइट बता दोगे, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, मतलब ये जब हिट करेगा यहाँ पे, तो ये वाली, ये आर बताना है तुम्हें, आर, तो यानी कि तुम्हें ये आर बताना है। आर कैसे बताओगे, यू टी से बता दोगे, यू टी का यूज करके, यू तुम्हें गिवन है और टी क्या है, √2h/g से निकालोगे। फिर वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, तुम्हें बताना है कि ये वो वेलोसिटी जिससे ये हिट करेगी, तो कैसे बताओगे, इधर यू है, ये यू रहा, यही रहेगा सेम। वी तुम्हें निकालना पड़ेगा, वी निकालना है, कैसे निकालोगे, अब तुम एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब मैं बता दिया मैंने तुम्हें कि यहाँ पर ये जब यहाँ आ जाएगी तो तब कितनी वेलोसिटी होगी, तो ऑब्वियसली ये इधर की तरफ तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर की तरफ इसकी ये हो गई वी डैश, नई वेलोसिटी जो ग्राउंड पे हिट करते हुए, उसको निकालना है। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ये वी नेट निकालना है, इसको वी डैश ना करके वी, ठीक है। तो तुमने पहले वी निकालना है, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट वी नेट निकालना है। तो मुझे बताना कि कौन इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहा है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन के तीनों आंसर बताने, पहला दूसरा तीसरा, तीनों आंसर बताने इस क्वेश्चन के, और मुझे बताना, फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके या तो कोई शॉर्ट वीडियो करके डाल दूंगी या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं एक्सप्लेनेशन की फोटो खींच के भेज दूंगी, बट तुम इसको सॉल्व करोगे। तीनों ही क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिंपल हैं, जिस तरह से समझाया उसी तरह से करना, बिल्कुल कर लोगे।
ठीक है। अब ऐसा ही सिंपल यही वाला क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए दे देती हूँ, तो मैंने ट्राई करना है, जैसे समझा आराम आराम से करना, ठीक है। इनके आंसर्स मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके चलो, फिर बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट कर देना। बाय बाय।